नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने। आज आपका प्यारा सा सेशन लेकर के पुनः जो एनटीपीसी के पीवाईक्यू की जो हमारी श्रृंखला चल रही है, जिसमें मैं आपको जीएस वाला पोर्शन करवा रहा हूँ। और जीएस में ये जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ, आपको यहाँ केवल ऐसा दिखाई दे रहा है कि रेलवे के लिए ही फोकस है ये, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। ये पीवाईक्यू रेलवे के तो हैं, रेलवे के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये वही क्वेश्चन है जो लगातार हर परीक्षा में, आप कोई सी परीक्षा दीजिए, हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। और जो रिपीट होते हैं ना, उन्हीं को मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि सभी क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में से, प्रीवियस में से कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं और वहां से रिपीट लगातार हर परीक्षक करता है और हर परीक्षा में रिपीट भी होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर उन क्वेश्चनों को लिया है जो आपके लिए रिपीट हो गए और आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, देखने को आपको मिलेंगे। तो आप चाहे एसएससी वाले हों, एसएससी वाले अगर इस क्लास को कर रहे हैं तो वो कर लें। ग्रुप डी वाले भी अगर कर रहे हो आप तो आप भी करें। आपका तो रेलवे वाले ही है तो आप तो कर ही सकते हैं। ग्रुप डी वाले तो कर ही सकते हैं अच्छे से। एसएससी में कोई भी एग्जाम हो वहां भी आपको फैक्ट देखने को मिलेगा। और अभी मध्य प्रदेश में महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई हुई है, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आई है, वहां भी आपको इनके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कुछ। हालांकि नहीं, वहां पर आपको विशेषकर मिलेंगे पोषण और उनसे रिलेटेड स्वास्थ्य, शिशु वाला, मैनेजमेंट और कुछ कंप्यूटर के वगैरह। तो सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। एक दिन सोच रहा हूँ कि कंप्यूटर पूरी तरीके से करवा दी जाए, एक मैराथन लेकर के बड़ी। लेकिन उसके लिए ऐसा होगा कि वो करवाने के लिए मेरे पास पूरे सोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। खैर, मैं वो भी करके आपके सामने बहुत जल्दी वो भी लाऊंगा क्लास। तो चलिए फिर करते हैं हम आगाज आज के इस सेशन का, जिसमें हमें पढ़ना है हिस्ट्री वाला पोर्शन प्रीवियस के, जो क्लास नंबर 3 हमारी। और आपके सिलेक्शन में रामबाण क्लास सिद्ध होने वाली है। ये आपको आज यहाँ रामबाण जो लिखा है, ये परीक्षा में तीर लगाते हुए दिखाई देगा। चलिए करते हैं बिना समझ आए के, आते हैं क्लास के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। आप सभी को जब मैं लगा रहा हूं तो उससे पहले लगाते हुए चलना है कि इसका आंसर क्या होगा। किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? यह सती प्रथा क्या होता है, क्या आपको पता है? सती प्रथा होता क्या था? सती होता क्या, कौन थी, कौन होते थे? ये महिला होती। कौन होती थी? महिला। और कौन सी महिला? वह महिला जो शादीशुदा है लेकिन उसका पति जो अभी, जो मतलब शादी हुई उसके 1-2 साल बाद ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, किसी कारणवश वध हो जाता है। तो वह महिला क्या होती है? सती होती है। वह भी उसके साथ अपने आप को जला लेती है। उसकी जो अग्नि है, जो उसके पति की अग्नि होती है, उसी में वो भी जिंदा जल करके उसमें बैठ करके अपना बलिदान देती थी, जिसको कहते हैं सती। इसी को सती कहा जाता था। हालांकि ये कुप्रथा थी एक तरीके से देखा जाए तो। मानव हर कोई अपनी स्वेच्छा से नहीं जाता था, पहले स्वेच्छा से रहा, फिर आगे चल करके इसका प्रचलन हो गया। और बहुत सारी महिलाएं नहीं करती थी ये मतलब अपना खुद का वो नहीं करना चाहती थी, तो सती नहीं होना चाहती थी, फिर भी उसको जबरदस्ती जला दिया जाता था। ऐसा बहुत सारा घटनाएं देखने को मिल रही थी। तो ये जो उल्लेख मिला है, ये सर्वप्रथम कहाँ से मिला, किस अभिलेख से मिला, हमसे पूछा गया है। जूनागढ़ अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख और एरण अभिलेख। तो ये मिला आपका एरण का जो अभिलेख है, वहां से ऐसा लेखने को मिला है। तो एरण का अभिलेख जो है वहां से प्राप्त हुआ। और एरण का अभिलेख की जो तारीख है वो कौन सी है? 510 ईस्वी पूर्व, 510 ईस्वी पूर्व। ठीक है, थोड़ा यहाँ पेन चेंज करते हैं तो को सच में ले लेते हैं। ठीक है। भारतीय समाज में कौन सा? मुख्यतः हिंदू समाज में सती प्रथा का उद्भव यद्यपि प्राचीन काल से दिखाई पड़ता है, प्राचीन काल में इसका प्रचलन हो चुका था माना जाता है, लेकिन इसका जो भीषण रूप दिखाई देता है वह आधुनिक जो काल है हमारा, यहाँ पर ज्यादा दिखाई देता है और यहाँ पर ज्यादा इस कुप्रथा को प्रचलन में लाया गया। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य 510 ईस्वी में एरण अभिलेख में मिलता है। तो ये आपसे पूछा गया था प्रश्न में, एरण के अभिलेख में। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, कभी घुमा के पूछ ले तो 510 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज एक विदेशी यात्री था, राजदूत था, राजदूत था। पूरा इसके ऊपर लाया हूं लिख करके, राजदूत था। लेकिन ये जो भारत आया था उस समय भारत में किसका राजवंश था, किसका शासन चल रहा था, वो हमसे पूछा है। चंद्रगुप्त मौर्य का, बिंदुसार का, धनानंद का या अशोक का? तो यह चल रहा था आपका किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व यूनान का एक राजदूत था। कहां का? यूनान का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था।
इस मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक में भारत के बारे में जानकारी संकलित की है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा हूँ मैं कि मेगास्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। अगर ये पूछे तो इंडिका नामक जो पुस्तक है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह है मेगास्थनीज। कहाँ से था ये यूनान से आया था। सेल्यूसिड साम्राज्य, और यूनान के भी कहाँ से, सेल्यूसिड जो साम्राज्य है के शासक सेल्यूकस प्रथम निकेटर द्वारा मेगास्थनीज को मौर्य दरबार में राजदूत के रूप में नियुक्त कर भेजा गया था। मेगास्थनीज का जन्म, बर्थ ऑफ मेगास्थनीज ईसा पूर्व चौथी, इसका जन्म कब हुआ था, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि सिकंदर महान के विजय के समय ग्रीस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ग्रीस में, सिकंदर के समय। वह कुलीन व्यक्ति का बेटा था, जो कुलीन व्यक्ति था, उनके पिता कुलीन व्यक्ति थे। उसने दर्शन शास्त्र, साहित्य और राजनीति में शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वो इतना जागरूक था, तो उसको यहाँ भेजा गया था। उसने भारत को घूमा फिरा, भारत को समझा, भारत के समाज को समझा, यहाँ की राजनीति की स्थिति समझा, बहुत सारी चीज़ों को समझने के बाद में उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। हालांकि इसकी जो वो स्वयं वाली जो प्रति है वास्तविक, वह उपलब्ध नहीं है, वो गुम हो चुकी है, लेकिन इसकी कुछ प्रतियां जो अलग बाद में इसका लिखी डुप्लीकेट करके वे जरूर अनुवादित वगैरह वो हैं। उनसे ही हमारा भारत का इतिहास में बहुत सारे हमें स्रोत के रूप में भी ये कार्य आता है। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक भारतीय इतिहास के, खासकर मौर्य साम्राज्य के लिए। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में उत्कीर्ण थे, मतलब जो अभिषेक ने अभिलेख लिखवाए हैं वह किस लिपि में लिखवाए गए हैं, यह हमसे पूछा गया है। ब्राह्मी लिपि में, अरामाइक लिपि में, खरोष्टी लिपि में, या ये सभी। तो यहाँ पर आपको ब्राह्मी लिपि भी देखने को मिलेगा, अरामाइक भी देखने को मिलेगी और खरोष्टी भी मिलेगी। अर्थात यहाँ पर जो चौथा विकल्प है वो राइट हो जाएगा। ये चारों ही लिपियाँ जो अशोक के अभिलेख हैं वहाँ देखने को आपको मिलती हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनका डिटेल। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे, जबकि पश्चिम उत्तर क्या है, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर ये आपका ये बना लीजिए इधर, और इधर पाकिस्तान ये बनाएंगे ये, तो इधर वाला जो इलाका में जो भी मिलेगा अभिलेख वह किसके मिलेंगे, पश्चिम उत्तर वाले इलाके में आएंगे। कहाँ आएंगे, पश्चिम उत्तर में आएंगे। तो पश्चिम उत्तर से मिले अभिलेख आरामेक या आरामाइक ऐसे भी लिखते हैं इसको कहीं कहीं, और कहीं कहीं आपको अरामाइक ऐसे भी लिखा मिलेगा, और साथ में कभी कभी आपको इसकी ऊपर मात्रा लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये तीनों तरीके से मैंने आपको लिख के बताया, तो घबराइएगा मत। एवं यूनानी भाषा में भी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यूनानी भाषा में भी है इसका, जिनमें से कुछ की लिपि खरोष्टी है। अब यहाँ पर लिपि कौन सी आ गई आपकी, खरोष्टी आ गई। इन अभिलेखों में अशोक का जीवन व्रत, उसकी आंतरिक एवं बाहरी नीति तथा उसके राज्य के विस्तार संबंधी जानकारी दी गई है। शाहनाज गढ़ी और मनसेहरा पाकिस्तान में दोनों के अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण थे। जो वहाँ की जो लिपि में लिखे गए हैं ये दोनों शाहनाज गढ़ी का और मनसेहरा, ये जो अभिलेख है दोनों, ये किस लिपि में लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि पश्चिमी उत्तर में पड़ते हैं। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था, जो मौर्य इसमें शीर्ष अधिकारी थे उनकी बात आ रही है। तो मौर्य प्रशासन में पूछा है हमसे, मौर्य प्रशासन की बात हो रही है, यानी कि वहाँ के शासन के जो मेन जो अधिकारी थे उन अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था। हम यहाँ तो जान लेते हैं क्या नाम से जानते थे, लेकिन इनका डिटेल जाने कौन कौन सा अधिकारी है, कौन सा विभाग का क्या है प्रमुख, ये सारा जानेगा, क्योंकि हमसे यहाँ प्रश्न अभी अधिकारियों में केवल नाम पूछा है। अगर डीप में गया तो कौन सा विभाग है, किस किस विभाग, कौन कौन से विभाग थे मौर्य साम्राज्य में, तो हम इसके प्रशासन को समझेंगे अभी। ठीक है, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इस प्रश्न को, पूरा मौर्य साम्राज्य का वे टॉपिक कवर कर जाएंगे यहाँ पर, कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, यही स्मार्ट स्टडी हम अपनाएंगे, और हमारा चैनल का नाम ही क्या है, स्मार्ट स्टडी अप्रोच, तो यही हम फॉलो करेंगे। तीर्थ जो है मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को कहा जाता था, मंत्रिमंडल नहीं है, विषय नहीं है, संस्था नहीं है। ठीक, अब यहाँ देखिए अर्थशास्त्र में केंद्रीय प्रशासन का अत्यंत विस्तृत विवरण मिलता है। कहाँ पर, अर्थशास्त्र में। प्रशासन की सुविधा के लिए केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बंटा हुआ था। इन विभागों के प्रत्येक विभाग को तीर्थ कहा जाता था, और ये तो मैंने आपको अभी ऑप्शन लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था, शीर्ष वालों को तीर्थ, और इनका वर्णन कहाँ मिला हमें, तीर्थ नामक ये अर्थशास्त्र में मिला है।
और ये अनेक भागों में बटे हुए थे। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों के प्रधान पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है, यानी कि कुल ये तीर्थ कितने थे, इनके प्रधान, इनके जो पदाधिकारी अधिकारी थे उनकी संख्या कितनी थी, तो ये 18 मानी गई। 18 का उल्लेख किया गया अर्थशास्त्र में, 18 को उल्लेख किया गया है, किसमें, अर्थशास्त्र में 18 का उल्लेख किया गया, 18 तीर्थों का उल्लेख किया गया। वे कौन कौन से हैं, उन पदाधिकारियों के नाम जान लेते, उनकी लिस्ट जान लेते। लिस्ट में क्या है, मंत्री और पुरोहित, प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी। जो मंत्री और पुरोहित किसे कहा जाता था, तो प्रधानमंत्री तथा प्रमुख धर्माधिकारी को कहा जाता था। समाहर्ता, समाहर्ता किसे कहा जाता था, राजस्व विभाग का जो प्रमुख होता है उसे कहा जाता था। सन्निधाता, सन्निधाता किसे कहा गया, राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख, जो राज्य का जो कोष का अधिकरण वाला करने वाला है उसे सन्निधाता कहा जाता था। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा, फौजदारी न्याय का न्यायाधीश, जो फौजदारी न्यायालय होता था उसका न्यायाधीश जो होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। क्या, प्रदेष्टा, ये पूछा जाता है भाई, ये ध्यान रखिएगा आप। नायक, सेना का संचालक। कर्मांतिक, कर्मांतिक को क्या क्या कहा जाता है, कर्मांतिक मतलब कर्म करो, और कर्म क्या, काम धंधा करोगे कुछ न कुछ, तो क्या रहा, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यवहारिक, दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश। अब ध्यान देना, प्रदेष्टा कहते थे फौजदारी को, जो फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था, और जो दीवानी वाला होता था उसे व्यवहारिक कहा जाता, क्योंकि व्यवहार में अप्लाई करता था। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद का अध्यक्ष को मंत्री परिषद अध्यक्ष ही कहा जाता था। दंडपाल, दंडपाल कौन होता था, सेना के लिए रसद पूर्ति का अधिकारी, यानी कि सेना के लिए कोई पूर्ति कर रहा रसद के रूप में, वह अधिकारी दंडपाल कहलाता था। अंतपाल किसे कहते थे, अंतपाल, अंत, अंत मतलब खत्म हो रही, तो आपके सीमावर्ती जो दुर्ग होते थे उसके रक्षक को अंतपाल कहा जाता है, यानी कि आपका किला जो है उसका अंतिम जो छोर है वहां पर जो आरक्षक बैठा रहता है इस किले के छोर में, यहाँ पर उसको कहा जाता था अंतपाल। दुर्गपाल, यानी कि आपका आंतरिक जो दुर्ग है, जो राजा का महल है उसके यहाँ पर, ये मान लीजिए पूरा ये था, तो यहाँ तो हो गया अंतपाल, लेकिन ये जो राजा का दुर्ग यहाँ बना हुआ था इसके गेट पे जो बैठेगा वो दुर्गपाल हो जाएगा। नागरक, नागरक मतलब जो नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक कहलाता था, नागरिक नहीं, नागरक, नागरक, ये लिखा क्लियर है, आपको एक बार लिख देता हूं, नागरक, ठीक। प्रशास्ता, प्रशास्ता किसे कहते थे, जो राजकीय दस्तावेजों और राजाज्ञाओं को लिखने वाला, राजाज्ञाओं को मतलब जो राजा की आज्ञा है उनको लिखना, राजा ने जो दिशा निर्देश दिया है उनको लिखना, और राजकाज के जो भी कामकाज होते थे उनका दस्तावेजों को लिखित रूप में रखना, उनका कार्य करने वाले को क्या कहते थे, उनको कहते थे प्रशस्ता। अभी लेखा जोखा रखने वाला जो अधिकारी हमारा कहीं ना कहीं ये उसी के अगला रूप है। दो वारिक, राजमहल की देखरेख वाला अधिकारी, जो राजमहल की देखरेख करता है, कहाँ क्या आवश्यक चीज चाहिए, कहाँ टूट फूट हो रही है, कहाँ मरम्मत करवानी है, और कहाँ कौन सा अधिकारी कहाँ रहेगा, किस तरह का, वो सारा कार्य कौन देखता था, दोवारिक करता था। अंतर्वशिक, अंतर्वशिक क्या करता था, सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रमुख। जो अंतर्वशिक होता था, अंतर्वशिक जो होता था, यह जो सम्राट मतलब जो भी राजा है उसके जो अंगरक्षक होते हैं, मतलब राजा की जो सिक्योरिटी करने वाले अधिकारी होते हैं, उन जो कर्मचारी होते हैं उनके सेना का प्रमुख होता था। आठविक, आठविक कौन होता था, जो वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसे आठविक के नाम से जाना जाता था। आठविक को किस नाम से जाना जाता था, आठविक राजा के प्रमुखों को। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, एक बिल्कुल रिवीजन रूप में कि समाहर्ता किसे, राजस्व विभाग का प्रमुख। सन्निधाता, राजकीय कोषाधिकरण का प्रमुख। सेनापति, युद्ध विभाग का मंत्री। युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। प्रदेष्टा, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। और नायक, सेना का संचालक। कर्मांतिक, उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक। व्यवहारिक, जो आपका दीवान न्यायालय का न्यायाधीश। मंत्री परिषद का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष। दंडपाल, सेना के लिए रसद पूर्ति का अधिकारी। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल, आंतरिक दुर्गों का प्रबंधक। नागरक, नगर का प्रमुख अधिकारी। प्रशस्ता, जो राजकीय दस्तावेज और राज्य की आज्ञाओं का पालन करने वाला, लिखित रूप में रखने वाला, लिखने वाला अधिकारी। दोवारिक, दोवारिक होता है आपका राजमहल की देखरेख करने वाला और सम्राट की
अंगरक्षक सेना का प्रमुख कौन होता था? तो अंतर्वर्षिक होता था। साथ में जो आटविक है वह वन विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। यह पूरा मैंने रिवाइज करवा दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। मौर्य शासन काल में मौर्य शासन व्यवस्था नौकरशाही पर आधारित पूर्णतः नौकरशाही प्रशासन तंत्र था। अर्थात पूर्णतः नौकरशाही कौन सा था? मौर्य प्रशासन था। मौर्य का शासन कैसा था? मौर्यों का वह प्रशासन ऐसा था, शासन कि वो नौकरशाही पर आधारित था। क्योंकि किसी भी एक इतने बड़े भूखंड पर एक व्यक्ति से शासन करना मुश्किल है, उसका संचालन करने के लिए नौकरशाहियों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसका विभिन्न पदासीन अधिकारियों के माध्यम से संचालन किया जाता था। कौटिल्य ने कहा है, क्या कहा कौटिल्य ने? जैसे एक पहिए से कोई वाहन नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही एक व्यक्ति से प्रशासन नहीं चल सकता है। समझ रहे हैं? तो वैसे अगर मैं आपकी तैयारी के लिए अगर बात कर लूं तो जैसे ही सिलेक्शन लेने के लिए एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलता है, एक विषय से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना आवश्यक है, सभी सब्जेक्ट का ज्ञान होना अति आवश्यक है, तभी जाकर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। साम्राज्य की शासन व्यवस्था के लिए निर्धारित सामान्य प्रशासन की रचना निम्नलिखित तत्वों से मिलकर हुई थी। यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का जो शासन व्यवस्था थी वह जिस सामान्य प्रशासन में चलती थी उनमें कौन कौन से तत्व शामिल थे, कौन कौन लोग शामिल होते थे? तो एक तो राजा रहता था, राजा स्वयं रहेगा। राज्य प्रमुख अर्थात जो राज्यपाल वगैरह होता है, जो राजा के प्रतिनिधियों के रूप में प्रांतों में काम करते थे। जैसे आज भी आप देखेंगे तो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, राजा के रूप में हमारे राष्ट्रपति हो गए। और राष्ट्रपति के प्रतिनिधि कौन होते हैं राज्य में कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई एक तरीके से। मंत्री होगा, उसके बाद में विभाग प्रमुख होते हैं, मंत्री विभाग रहते हैं ना वही। फिर उसके बाद में सचिव होता है, वही आ रहा है। अधीनस्थ नागरिक यानी कि जो सिविल सेवा, जो कलेक्टर वगैरह होते हैं जिले में, उनकी बात हो जा रही है। ग्रामीण प्रशासन के विभागीय अधिकारी जो आपका ग्राम सचिव होता है वह यहाँ पर आ गया। यानी कि ये 6 ऐसे तंत्र थे, 6 ऐसे तत्व थे जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के तत्व थे, उनकी रचना इनके आधार पर बटी हुई थी, इस आधार पर वो कार्य करते थे। लगभग मैंने मौर्य साम्राज्य के वो सारे फैक्ट कवर किए, वो सारे अति आवश्यक चीजें मैंने आपको उपलब्ध कराई जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो ठीक है, यहां तक मैंने आपको सारा मौर्य साम्राज्य का मेन क्रश आपको दे दिया है आज के क्लास में। हर क्लास में एक न एक टॉपिक को इतने डिटेल में करवा रहा हूं, और वो भी वही चीज करवा रहा हूं जो अति आवश्यक है और अति आवश्यक रूप से पूछा जा रहा है वो टॉपिक। जैसे पिछली बार बसवण्णा के बारे में बताया था, जो लिंगायत के बारे में था, आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा इतने डिटेल में, उतना विस्तार से करवाया उसको। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो बौद्ध धर्म जो उन्होंने ग्रहण किया था कलिंग युद्ध के बाद अशोक साहब ने, जो सम्राट अशोक था उन्होंने जिससे ली, वो व्यक्ति का नाम क्या था? नागसेन था, भानुगुप्त था, पूर्वगुप्त था, या उपगुप्त था? तो वह थे उपगुप्त। उपगुप्त क्या थे? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, शासन में कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी? यानी कि जब अशोक ने गद्दी संभाली थी, जब राजा बना था, तो शासन करने के कितने वर्षों के बाद वह अपनी गद्दी पर बैठे थे, इसके बारे में जाने। 10वें वर्ष, 12वें वर्ष, 13वें वर्ष मतलब बोध गया गए थे, तो या 15वें वर्ष। तो यहां देखेंगे अब शासन के 10वें वर्ष में अशोक बोध गया की यात्रा की थी। तो यहाँ आपका पहला जो विकल्प है वो राइट है, यहाँ लगाना भूल गया। 10वें वर्ष गए थे, 10वें वर्ष। लेकिन शासन प्राप्ति के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रा की नियुक्ति की थी उन्होंने। अपने शासन में धम्म महापात्रा की जो नियुक्ति की थी, धम्म महापात्रा की, वह कितने वर्षों के बाद की थी? महामात्र की जो नियुक्ति की थी वह कितने वर्षों के बाद की थी? 14 वर्ष के बाद। 14 वर्ष के बाद, जो 14 वर्ष में नियुक्ति की थी, 14 वर्ष के बाद में वह कब की थी? अपनी राज गद्दी पर राजा बनने के बाद में, राजा बनने के बाद। ठीक है, आगे देखिए, मौर्य शासनकाल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी। यहां पर गलती है, प्रश्न मार्क लगाना चाहिए था या डैश। तो मौर्य साम्राज्य है उसका शासनकाल की व्यवस्था जब रही है, उस समय जो भू राजस्व मतलब भूमि पर जो कृषि पर जो कर लग रहा था, जो टैक्स लगता था, वह क्या था, किस तरीका था? सबसे पहले तो आपको बताएं, मौर्य साम्राज्य में जो टैक्स था उसको भाग के रूप में लिया जाता। किस रूप में? भाग के रूप में लिया जाता। अब आपके यहाँ तो भाग तो चारों में दिया है, तो कितना भाग रहता था? 1/2 भाग,
1/4 भाग, 1/6वां भाग, 1/8वां भाग। तो यहाँ आपको मिलेगा 1/6वां भाग। कौन सा मिलेगा? 1/6वां भाग। प्रांतीय प्रशासन, अब इसके बाद में जब मौर्य साम्राज्य की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा और छूट गए थे बातें, उनको भी हम पढ़ लेते हैं। प्रांतीय प्रशासन कैसा था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, यहां पर अगर आप देखें प्रांतीय प्रशासन को, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 4 प्रांतों में विभाजित कर दिया था, 4 प्रांतों में डिवाइड किया हुआ था, कर दिया था, जिन्हें चक्र कहा जाता था। और ये जो 4 प्रांत थे, ये प्रांत थे, इन प्रांतों को, जो प्रांत बने थे 4, इन प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? चक्र के नाम से जानते थे, चक्र के नाम से जानते थे। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधि द्वारा संचालित होता था, अर्थात जैसा हमारा आज के राष्ट्रपति के माध्यम से अलग अलग राज्य में डिवाइड किया गया भारत को, तो उनका प्रतिनिधि होता है राज्यपाल, उनके मार्गदर्शन में वो चलता है संविधान सम्मत होकर। सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की व्याख्या 5 हो गई थी। ये प्रांत इस तरह से हैं, यानी कि सम्राट अशोक जो था, अशोक के समय जो प्रांतों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई थी? ये 5 हो गई थी, यानी कि 5 प्रांतों में डिवाइड किया गया था। ये 5 प्रांतों की राजधानी कौन कौन सी है वो हमें पता होना चाहिए। प्राची जो कि मध्य देश था, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। उत्तरा पथ वाला जो प्रांत था उसकी तक्षशिला थी। दक्षिणा पथ वाले को यहाँ कट रहा है, रुकिए 2 मिनट, क्या है? सुवर्ण है ना, हाँ, सुवर्णगिरी जो है, सुवर्णगिरी यहां सही हो जाएगा। अवंती राष्ट्र, अवंती कौन सा है? आपकी उज्जैनी, जो कि आज के समय में मध्य प्रदेश में है, जिसको उज्जैन के नाम से जानते हैं हम लोग, आज उज्जैन के नाम से जानते हैं, उज्जैन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये अवंती की बात हो रही है, अवंती राष्ट्र। कलिंग जो तोसली वहां का राजधानी थी। प्रांतों अर्थात चक्रों का प्रशासन राजवंशीय कुमार अर्थात जो आर्यपुत्र होते थे नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। वहां का प्रशासन वही लोग संभालते थे जो कि राजकुमार होते थे, एक तरीके से जो उनके राजकुमार होते थे वही इनके प्रमुख बना दिए जाते थे। कुमाराभाष्य की सहायता से प्रत्येक प्रांत में महापात्र नामक अधिकारी होते थे। शीर्ष पर साम्राज्य का केंद्रीय प्रभाग, तत्पश्चात प्रांत का आहार विषय में विभक्त था। सबसे ऊपर कौन सा होता है? साम्राज्य में केंद्र होता था, फिर प्रभाग होता था, उसके बाद में प्रांत होता था, उसके बाद में आपका जो आहार को विषय भी कहा जाता था। तो यहाँ पर केंद्र आ गया, सेंटर आएगा, उसके बाद में प्रभाग आ जाएगा, अलग अलग भाग, और उसके बाद में प्रांत आएगा, और प्रांत के बाद में आप देखेंगे तो केंद्रीय प्रभाग, ये की सॉरी गलत करवा रहा हूँ मैं, जो सेंटर प्रांत, जिसको हम प्रांत हो जाएगा, उसके बाद में विषय आ जाएगा, विषय जिसको ग्रामीण वाला में था, इसमें डिवाइड था, ठीक है। ग्राम प्रशासन की निम्न इकाई था, कौन कौन था? 100 ग्राम के समूह को संग्रहण कहा जाता था, मतलब 100 गांवों को मिलाकर के जो एक समूह बनता था उसे संग्रहण कहा जाता था। आहार विषयपति के अधीन होता था। जो आहार जो बनता था, मतलब जो विषय होता था उसका वो किसके अधीन होता था? वहां का एक प्रमुख होता था, जैसे आज के समय में प्रधान देखते हैं, कुल मिला के ऐसे ही गांव का एक पंचायत का होता है ना, वैसे ही इसका विषयपति होता था। जिले के प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था। जो जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी बनता था वो लोकल व्यक्ति जो रहता है उसी को बनाया जाता था। गोप 10 गांव की व्यवस्था करता था। एक गोप नाम का एक समूह बनता था, वह 10 गांव, गोप नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, जो कि क्या करता था? वह 10 गांवों की जो व्यवस्था है, वहां पर कानून व्यवस्था किस तरीके से चल रही 10 गांवों में, उनको देखने वाला अधिकारी को गोप कहा जाता था, ठीक है। तो आज लगभग मैंने आपको मौर्य साम्राज्य के ऊपर काफी डिटेल करवा दिया है, इतना कि आपकी परीक्षा में वनडे के हिसाब से तो सब कुछ कवर होता चलेगा, ठीक। राजकीय टकसाल के अधिकारी को क्या कहा जाता था? टकसाल अध्यक्ष, मुद्राणन अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, कर्षाण अध्यक्ष। तो ये होता था आपका लक्षणाध्यक्ष होता था, ठीक है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शक शासक ने करवाया था? सबसे बड़ी बात ये बताइए आप कि इसका निर्माण किसने करवाया था? जो निर्माण है वह किसने करवाया था सुदर्शन झील का? आप सभी को कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है, क्योंकि थोड़ी देर में इसका डिटेल आने वाला है। मियांडर ने करवाया था जीर्णोद्धार, मतलब ये बारिश के कारण ज्यादा बरसात हो जाने के कारण से ये जो सुदर्शन झील थी इसका जो व्यवस्था है वो बिगड़ चुकी थी या टूट चुकी थी, तो इसको पुनः बनाया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? मियांडर के द्वारा, रुद्र दामन के द्वारा, मिथेडेस के द्वारा, कुजुल कडफिसेस के द्वारा। तो ये किया गया था रुद्र दामन के द्वारा।
शक जो शासक थे रुद्रदामन, इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। और इस जो सुदर्शन झील थी, इसके माध्यम से किसानों ने बहुत बार अपनी खेती में पानी के रूप में उपयोग किया। किसानों की कृषि के लिए बहुत हेल्पफुल रही है। कहाँ पर है, किस राज्य में है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है किस राज्य में स्थित है। पहली बात तो ये है आपका ये बताना कि इसका निर्माण किसने करवाया था, दूसरा ये किस राज्य में अवस्थित है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में एक स्थानीय राज्यपाल द्वारा करवाया गया था। उस स्थानीय राज्यपाल का नाम तो मैंने आपसे पूछा है, इसीलिए इसको घुमा फिरा कर रखा है। राज्यपाल का नाम यहाँ से हटाया गया टाइपिंग करते टाइम, जो टाइप करा उस टाइम इसमें नाम था, लेकिन बाद में इसको हटाया कि आपसे कमेंट में पूछा जाएगा, कमेंट में पूछा जाए, आपके लिए भी तो छोड़ा जाए होमवर्क। तो आपके लिए होमवर्क है आज का ये कि मौर्य काल के समय तो हुआ है सुदर्शन झील का निर्माण, लेकिन ये राज्यपाल कौन था जिसने निर्माण करवाया था। शक राजा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई थी। गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ है, किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ है, मथुरा और गांधार की बात हो रही है। तो रुद्रदामन वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के, कनिष्क के या मियांडर के, ना तो मियांडर ना पुलुमावी के ना रुद्रदामन, केवल एक ही है कनिष्क के समय क्या हुआ था, गांधार और मथुरा शैली जो है ये अधिकाधिक विकसित हुई, और ये इतने विकसित हुई कि इसके समय में ये फेमस हुई, और आज भी इनके बारे में हम पढ़ते हैं, आज भी ये जीवंत अवस्था में चल रही है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में जान लेते हैं। कनिष्क प्रथम जो कुषाण राज्य परिवार का तीसरा सदस्य था, ने अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से आधिपत्य स्थापित किया। यह आधिपत्य अपने शासनकाल में पूर्ण रूप से स्थापत्य, यहाँ पर स्थापत्य आना चाहिए, आधिपत्य नहीं, स्थापत्य कला आना चाहिए। यहाँ पर स्थापत्य लिखिए, स्थापत्य, ठीक है, स्थापत्य कीजिए, आधिपत्य नहीं, स्थापत्य, ठीक है, स्थापित किया। और उसके शासनकाल में बौद्ध धर्म और बौद्ध कला सांस्कृतिक गतिविधियों को बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार और विकास करने का अवसर प्राप्त हुआ और इनका प्रचलन हुआ। कुषाण शासनकाल में कुषाण कला के दो प्रमुख क्षेत्र थे। वे दो कौन से थे, एक तो थे इसमें से, एक तो था आपका गांधार और दूसरा था आपका मथुरा, ठीक है, मथुरा। देखते हैं, कला गतिविधियों का केंद्र उत्तर पश्चिम की काबुल घाटी के क्षेत्र का गांधार अंचल और पेशावर के आसपास का ऊपरी सिंधु क्षेत्र मथुरा में, जहां हेलेनी और ईरानी कला का विकास हुआ, और उत्तर भारत में कुषाणों की शीतकालीन राजधानी भी भारतीय शैली की कला का प्रचलन बना। जो कौन सी थी, कुषाणों की राजधानी कौन सी थी, उत्तर भारत में। आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस राजधानी का नाम बताना है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताना है। यहाँ इस स्लाइड में उसका नाम आपको दिखाई भी दे रहा होगा कहीं, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें उसका नाम है, कहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे रहा होगा, चलिए अभी दिखाई देगा, थोड़ा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा तो गूगल कीजिए, समझिए और आकर के लगाइए, पर लगाइए इसका आंसर। कुछ क्वेश्चन मैं आपको हिंट पूर्वक दे रहा हूं, आपको उसका जवाब देना, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। अगर इससे अगर थोड़ा आप जा रहे हैं ना, यहाँ उत्तर पश्चिम लिखा है और आपसे यहाँ क्या बोल रहा है, उत्तर भारत, और यहाँ काबुल लिखा है, तो इससे अगर कनेक्ट करेंगे तो आसानी से आप पकड़ पाएंगे ना। कुषाण कला की सबसे प्रमुख बात यह रही कि वह यह थी कि उसने सम्राट को सदैव देवी शक्ति के रूप में क्या किया, प्रतिपादित करने का प्रयास किया है, और वो करने में सफल भी रहा है। तो ये रही है हमारी आज की क्लास। अगर आपको किसी प्रकार का पीडीएफ और अन्य कोई क्वेरी हो आपकी किसी प्रकार की, तो आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको कांटेक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहां भी करंट अपडेट आप जोड़ सकते हैं। करंट अफेयर का अपडेट वहां मिलता है डेली का, विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो कर सकते हैं। और ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, इसके पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलती है पीडीएफ, जहां आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल टेलीग्राम पे है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको ये सारी पीडीएफ टेलीग्राम के वहां तो मिलना ही है, उसी के साथ हमारी जो एप्लीकेशन आने वाली है, जो कि आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट लाने वाली है, टेस्ट बिल्कुल फ्री लाने वाला है, तो वहां आप कर सकते हैं। वहां पर भी आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगे पूरे, है ना। ये जो है हमारा इंस्टाग्राम आईडी है,
जिसको आप देख करके जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और निरंतर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, रोकते हैं आज की क्लास को, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरी अंत तक क्लास करने के लिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर दे, ताकि जैसे हम क्लास अपलोड करें आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल जाए। और उम्मीद करते हैं थोड़ा जो अभी इनरेगुलर चल रहा है तो धीरे धीरे वो लाइन पे आ रहा है, और जैसे जैसे समय बीतेगा इनमें और भी आपको नए नए टीचर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे टीचर अभी लाइन में हैं। देखते हैं किन किन का अच्छे से सिलेक्ट जो कर पाते हैं, जो अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, अच्छे से अच्छा कार्य करेंगे, परीक्षा उपयोगी कंटेंट निकाल पा रहे होंगे, उनको प्रायोरिटी देंगे, और जो योग्य होंगे उन्हीं को ला करके आपके सामने रखने वाला हूँ। विशेषकर अभी इंग्लिश के भी आने वाले हैं, और जो आपका साइंस वाला है, साइंस में बायोलॉजी सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं मैम, आने वाले आपके लिए, तैयार हो जाइए। बायो के लिए भी आप तैयार रहेंगे आप, ठीक है, गलत लिख दिया, BIO, ठीक है, बायो। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप ऐसे अपनी तैयारी कीजिए और जुड़ते रहिए, डेली क्लास कीजिएगा तब। और साथ में एक और छोटा अपडेट कि मैथ्स की क्लास भी चल रही है, तो आप वो भी करें, प्रीवियस की चल रहे सारे, ठीक है। तो चलिए रोकते हैं आज की क्लास को। जय हिंद, जय भारत।